हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जब आप अपना यूपी बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो उसके लिए अब इंटरव्यू होने लगा है। और इस इंटरव्यू में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप स्लाइड से आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें मैं आपके साथ में काफ़ी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा ताकि आप एग्जामिनर के सामने कंफ्यूज ना हो और अच्छे से उसका आंसर दे सकें। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसी तरीके के लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो करिए जीएसआरआ। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है, आर्टिकल 14 का क्या महत्व है? तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है और कानून के समक्ष समता की गारंटी देता है। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो, आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, लेकिन इसमें दो फ्रेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? पहला, विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरी है विधि का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधि के समक्ष समता का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है ब्रिटेन से। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा विधि के समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। इतना ही आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और वैसे हमें पता है कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक प्राप्त है, हमें आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक, इन दोनों टर्म को भी देख लेना, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन और विधि के समान संरक्षण अमेरिका। नेक्स्ट है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, वो क्या है? मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में लिखा गया है, जो नागरिकों को देशभक्ति, पर्यावरण की रक्षा और संविधान का पालन करने की अपेक्षा करते हैं। यानी कि इस प्रकार की कुछ ड्यूटी हैं जो बताई गई हैं, किसके लिए? नागरिकों के लिए। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा गया कैपिटल लेटर में, अब फिर से रिकॉल करो, अगर कोई चीज़ ऐसी है कैपिटल में लिखी हुई है तो इसका मतलब यह है कि वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। उसको हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई अमेंडमेंट एक्ट करके उसको जोड़ा गया, यानी कि संविधान में संशोधन करके उसको जोड़ा गया। ध्यान रखना, जब भी कभी कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जोड़ी जाएगी या फिर हटाई जाएगी तो उसके लिए सामान्यतः संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जब इसको भी जोड़ा गया होगा तो इसको किसके माध्यम से जोड़ा गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था, इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया उस समय पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब 10 को तो जोड़ दिया गया वर्ष 1976 में, अब जो एक 11वें नंबर का जोड़ा गया था इसको जोड़ा गया वर्ष 2002 में। और फिर से याद करो, जब 11वां जोड़ा गया तो संविधान में संशोधन करना पड़ा, तो कौन सा करना पड़ा था? 86 नंबर का। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में एक अन्य मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार आप देखोगे हमारे संविधान में कुल मिलाकर 11 मूल कर्तव्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, 86 नंबर का हुआ वर्ष 2002 में, उसके द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसके द्वारा वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। अब ये 11वां मूल कर्तव्य कौन था? वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें लिखा गया है कि यदि कोई नागरिक माता पिता या अभिभावक है तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक अपने बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। तो ये रही आपके सामने 11 मूल कर्तव्यों की लिस्ट। ए से लेकर जे तक जो है इनको वर्ष 1976 में जोड़ा गया, लेकिन इस के को वर्ष 2002 में 86 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के अधिकार क्या हैं? देखो, राष्ट्रपति से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन फ्रेम करे जा सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि महाभियोग को हटाने की जो शक्ति है, पावर है, वो कहाँ पर है? तो आपको बताना है आर्टिकल 56 की क्लॉज 1 की सब क्लॉज बी के अंदर। लेकिन आपसे पूछा जाएगा प्रक्रिया कहाँ पर है, प्रोसीजर कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि आर्टिकल 61 के अंदर वो तरीका, वो मैनर बताया गया है जिसके आधार से, जिस प्रक्रिया से
राष्ट्रपति महोदय को हटाया जाएगा। लेकिन अगर पावर अर्थात शक्ति पूछ लेगा तो आर्टिकल 56 की 1 की सब क्लॉज बी। नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेता है, तो इसमें लेते हैं निर्वाचक मंडल के सदस्य। अब निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन से हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के। नेक्स्ट राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो राज्य की विधानसभा है उनके भी निर्वाचित सदस्य है। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि भाई इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, कोई नॉमिनेट पर्सन इसमें भाग नहीं लेगा, यानी कि इलेक्टेड पर्सन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सदस्य, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को जोड़ा गया था कब? 1992 में 70वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था, उसके द्वारा इनको मौका दिया गया था कि आप भी क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सकते हो। लेकिन इससे आर्टिकल कौन कौन सा है? आर्टिकल 54 और 55 राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित है, और आर्टिकल 61 में प्रोसीजर बताया गया राष्ट्रपति का। और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन अमेरिका में हुआ, तो अमेरिका में कोई भी व्यक्ति मात्र 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। वहाँ पर कौन बना? डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या भारत में भी कोई व्यक्ति पुनर्निर्वाचित हो सकता है? बिल्कुल। तो आर्टिकल 57 हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई भी नागरिक भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि वह 2 बार ही बन सकता है, यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम बन सकता है। देखो इसको किस तरीके से याद रखना है, 5 और 7 का सम कितना होता है? 12। 12 का मतलब बार बार। तो कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बार बार बन सकता है। व्यक्ति का मतलब नागरिक, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम किसी विदेश के नागरिक को अपना राष्ट्रपति बना देंगे। राष्ट्रपति केवल कौन बनेगा? जो भारत का सिटीजन होगा, अर्थात नागरिक होगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनको सहायता और सलाह देने के लिए क्या होती है? एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहाँ पर डिफाइन किया गया? आर्टिकल 74 में। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री अर्थात पीएम होते हैं। तो पीएम के पद को भी कहाँ डिफाइन किया गया? आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो किस किस का अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति किस किस की करते हैं? तो आप कहोगे पीएम की नियुक्ति करता है आर्टिकल 74 में। अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कहाँ पर करते हैं? आर्टिकल 76 में। फिर कहोगे आप जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 124 में। ऐसे ही हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी नियुक्ति भी करते हैं कहाँ पर? आर्टिकल 217 में। जो हमारे कह गए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, इसकी भी नियुक्ति करी जाती है कहाँ पर? आर्टिकल 148 में। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन भी करता है कहाँ पर? आर्टिकल 280 में। यानी कि वित्त आयोग मतलब फाइनेंशियल कमीशन। ऐसे ही राष्ट्रपति क्या करता है? जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना कि भाई किसकी नियुक्ति करता है, ये सारी बातें ध्यान रखने। साथ ही साथ आप देखोगे आपातकाल, यानी कि जो इमरजेंसी है, आर्टिकल 352 में, 356 में, 360 में, ये सारी इमरजेंसी भी आपको देख लेनी है। और इमरजेंसी का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। इस तरीके की कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर है, नेक्स्ट है जैसे आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में होती है? तो आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति की स्थिति में घोषित किया जाता है। यानी कि किसके द्वारा की जाती है इसकी घोषणा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आपसे कोई हाईलाइटेड इशू भी पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 370 का क्या महत्व है? तो आपको बताना है कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, जिसको भारत सरकार ने वर्ष 2019 में हटा दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि चलो ये तो बात है, लेकिन इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, पहले क्या था और अब क्या बदलाव देखने को मिला है? तो आपके लिए इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक स्लाइड बनाई है कि देखो जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले वहाँ पर क्या था और 5 अगस्त 2019 के बाद से यहाँ पर क्या है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि अब नहीं है, उसको समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में पहले दोहरी नागरिकता थी, लेकिन हमें पता है कि हमारे भारत के अंदर हमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो क्या है? भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत दोस्तों नागरिकता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, जो एकल नागरिकता की बात करते हैं।
लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले क्या थी, दोहरी नागरिकता थी, तो इसको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर राज्य का पहले अलग से झंडा होता था, लेकिन अब वो क्या है, केवल तिरंगा ध्वज ही वहाँ पर देखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा अब की बार जो वहाँ पर सीएम बने हैं, तो सीएम की चेयर के सामने आपने फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला होगा कि इंडियन फ्लैग है। ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी पोस्ट भी कि इंडियन फ्लैग रखा है जम्मू कश्मीर के सीएम के सामने। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में पहले हिंदू और सिख जो अल्पसंख्यक थे उनका आरक्षण नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर अल्पसंख्यकों को दोस्तों 16% आरक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार की कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे वहाँ पर पहले सूचना का अधिकार लागू नहीं होता था, अब सूचना का अधिकार वहाँ पर लागू होता है। वहाँ पर पहले विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था, लेकिन अब वहाँ पर कितना हो गया, 5 साल हो गया। बच्चों के लिए जो हमने शिक्षा के अधिकार की बात करी है, राइट टू एजुकेशन, जो हमने अभी देखा है कि हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के अंतर्गत, ये पहले वहाँ पर लागू नहीं था। अब क्या है, देश के अन्य हिस्सों की भांति बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। तो देखो ये सारी चीज़ें 2019 से पहले थी, ये 2019 के 5 अगस्त 2019 के बाद की हैं। ठीक है, जैसे देश के दूसरे हिस्सों से नागरिकों को यहाँ पर संपत्ति खरीदने का अधिकार पहले नहीं था, अब क्या है, भारत के सभी नागरिक राज्य में संपत्ति खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। अब ऐसा कोई कल्चर नहीं रहा, कोई वहाँ पर राइट नहीं रहा जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कि केवल वही व्यक्ति वहाँ पर ज़मीन खरीदेंगे। अब पूरे भारत के कोई भी नागरिक वहाँ पर जा सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर की महिला यदि किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह करती है तो वह जम्मू कश्मीर की नागरिकता खो देती थी। जैसे सपोज करो जम्मू कश्मीर की जो नागरिक है, महिला है, उसने क्या करा, यूपी के किसी व्यक्ति से शादी कर ली, तो जो यहाँ पर दोहरी नागरिकता होती थी दोस्तों, वो इसकी ख़त्म हो जाती थी। दोहरी नागरिकता में क्या था, एक तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर की नागरिकता होती थी और एक इंडिया की नागरिकता होती थी। तो इंडियन नागरिकता वो बनी रहती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की नागरिकता खो देती थी। समझ आया आपके। लेकिन अब क्या करा, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की नागरिकता है उसको ख़त्म कर दिया। अब केवल यहाँ पर क्या है, भारत की नागरिकता है सभी व्यक्तियों के पास में, इसी को बोला गया है एकल नागरिकता। तो अब ये जो महिला है जम्मू कश्मीर की, अब यूपी के व्यक्ति से करे या फिर भाई ये जाए हरियाणा में जाए या फिर चंडीगढ़ में जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो कहीं पर भी जाकर किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पुरुष से जाकर शादी करे, उसकी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताए हैं। देखो यार, वैसे तो बताने को काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बनते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको और भी कुछ बताना चाहूँगा इसके बारे में, जो कि बेसिक हैं, संविधान से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है जो आपको जानने चाहिए। जैसे नेक्स्ट है इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिनको हम अंग्रेजी में DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। इसको इस तरीके से याद रखना है, DPSP में 4 वर्ड आते हैं, DPSP। तो भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को डिफाइन किया गया है। अब कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि मैंने एक बताया था आपको भाग 4A, इसमें आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं उनको डिफाइन किया गया है। जैसे कि ये सारे के सारे बताए थे मैंने अभी आपको, मूल कर्तव्य हमारे यहाँ पर कितने हैं, 11 हैं, और इनको भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A में रखा गया है। अब फिर से याद करो, A है यानी कि कैपिटल लेटर है, इसको बाद में जोड़ा गया है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। इसको किन किन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया उसको भी मैंने बता रखा है आपको पहले से ही, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज और भाग 4 में DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इनकी संख्या कितनी है, तो ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे आर्टिकल 36 में राज्य की डेफिनेशन दी गई है, और ऐसे ही भाग 3 के अंतर्गत कहाँ से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डिफाइन किए गए। उसमें भी जब आप आर्टिकल 12 देखोगे राज्य की परिभाषा देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आर्टिकल 36 में ये दोनों की दोनों परिभाषाएं सेम है, कोई भी डिफरेंस इनमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको नेक्स्ट याद रखना है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। नेक्स्ट आर्टिकल 48 पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण। इस तरीके के आर्टिकल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 50
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके याद होने ही चाहिए। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट आपको इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि फ्री लीगल एड। नेक्स्ट आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड, जिसको हम क्या कहते हैं? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं, आर्टिकल 44 में है। और देश का पहला राज्य कौन बना है यूसीसी लागू करने वाला? उत्तराखंड, यूके। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों संसद। संसद दोस्तों तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों की जो ग्रुपिंग होती है इसी को हम क्या नाम देते हैं? संसद देते हैं। यानी कि जो हम नाम लेते हैं संसद, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों की ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं? संसद अर्थात पार्लियामेंट का नाम देते हैं। अब यहाँ से भी आपसे इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे संसद को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो आर्टिकल 79। ऐसे ही राज्यसभा को आर्टिकल 80 में और लोकसभा को आर्टिकल 81 में। और जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, जल्दी से रिकॉल करो कहाँ पर परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 52 में। तो जो संसद है यानी कि 79 है, वो तीन चीज़ों की ग्रुपिंग है। क्या क्या? आर्टिकल 52 की, आर्टिकल 81 की और आर्टिकल 80 की। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 52 में प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट 81 में क्या हो गया? तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा लोकसभा और यहाँ पर राज्यसभा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है राज्यसभा को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 80 में, लोकसभा को आर्टिकल 81 में, राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 में। जो लोकसभा है हम उसको पॉपुलर हाउस या फिर हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं। ये भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पीएम नरेंद्र मोदी का इलेक्शन हुआ है तो इसमें डायरेक्ट जनता ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे ही जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। जैसे लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, इसको राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। हाउस ऑफ द एल्डर्स या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। राज्यसभा जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि यह राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, तो इस प्रकार की बातें आपको संसद से याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। जैसे दोस्तों राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितने हैं? 250 है। और लोकसभा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 550 है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्तमान में लोकसभा के अंदर 550 सीट हैं और राज्यसभा के अंदर 250 सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितनी है? 550 हैं। इन 550 में 530 आती हैं राज्यों से, और हमारे यहाँ पर वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों से आती हैं 530 सीट। ऐसे ही जो 20 सीट हैं वो कहाँ से आती है? संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी से। और हमारे यहाँ पर कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। तो आप देखोगे कुल मिलाकर 530 और 20 कुल मिलाकर 550 मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं जो लोकसभा में आती हैं। यानी कि लोकसभा में अपना रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लोकसभा से क्या होता है? आपने सुना होगा आपके एरिया का कोई एमपी है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो लोकसभा का होगा या फिर राज्यसभा का। तो राज्यसभा के कितने होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन लोकसभा के कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम 550 बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों पहले संख्या कितनी थी? 550 की जगह 552 होती थी। इसमें ये जो 2 सीट्स कम हुई है ये एंग्लो इंडियंस की हुई हैं। जो हमारे यहाँ पर पहले आंग्ल भारतीय थे उनका भी प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ पर किया जाता था। लेकिन 104वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम किया गया वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 में 104 नंबर के संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा कहाँ होती है? स्टेट के अंदर। जैसे केंद्र में क्या होती है? लोकसभा, ऐसी प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होती है? विधानसभा होती है। तो लोकसभा और विधानसभा से जो आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती थी 2 सीट्स, उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो अब हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है? 550 है। इस बात को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। जैसे अभी हमने देखा कि ये जो 530 हैं 28 राज्यों से आती हैं। अब 28 राज्यों में जैसे आपने सुना होगा कि जो यूपी है, यूपी से कितनी सीट्स आती हैं? 80 सीट आती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है और कितनी करता है? 80 सीट्स करता है। ऐसे ही जो महाराष्ट्र है, एमएच है, वो कितनी करता है? 48 करता है।
वहीं पर वेस्ट बंगाल कितनी करता है 42 करता है। और हमारा पड़ोसी राज्य है यानी कि उत्तराखंड कितना करता है 5 सीट करता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें 6 सीट्स हैं लोकसभा की। तो इस प्रकार आप देखोगे ये जो 20 सीट बताई है ना मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेश से, इसमें जम्मू कश्मीर 6 सीट रिप्रेजेंट करता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दिल्ली कितनी करता है 7 सीट करता है। अब ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों ये रहा राज्यसभा से अधिकतम सीट आ सकती हैं 250, जिसमें 250 में से 238 सीट आती हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से, यानी कि दोनों मिलकर 238 सीट राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। और 12 सीट करी जाती है मनोनीत। जैसे अभी हमने देखा कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की 2 सीट्स हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत की जाती थी, तो ऐसे ही राज्यसभा में आज भी 12 सीट ऐसी हैं जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या करी जाती हैं मनोनीत करी जाती हैं। जैसे यहाँ पर पहले सीट होती थी 2, इनको 104 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम हुआ वर्ष 2020 में, इनको तो ख़त्म कर दिया यहाँ से एंग्लो इंडियंस को, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर 12 सीट को मनोनीत किया जाता है। और ये मनोनीत किसके द्वारा किया जाते हैं, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जो भी व्यक्ति 4 फील्ड का एक्सपर्ट होगा, 4 फील्ड कौन से, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 फील्ड के एक्सपर्ट को राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। क्योंकि इनको क्या होता है अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने फील्ड में सबसे ज़्यादा क्या होता है विशेष ज्ञान होता है, एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो राज्यसभा है उसमें 250 में से 12 सीट तो हो गई मनोनीत, और 238 सीट कहाँ से आती हैं, कुछ आती हैं राज्यों से कितने 28 राज्यों से, और कुछ आती हैं संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी से। तो अभी मुझे आप केवल ये बताओ कि हमारे यहाँ पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो आप कहोगे सर 8 हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन 8 में से मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो सीट्स का रिप्रेजेंट करते हैं, जो सीट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं, दिल्ली, पुद्दुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान से सुन लेना, 8 केंद्र शासित राज्यों में से केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो राज्यसभा में सीट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कौन कौन, दिल्ली, पुद्दुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली करता है कितनी 3 सीट, पुद्दुचेरी करता है 1 सीट और जम्मू कश्मीर करता है 4 सीट। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला। और ऊपर ये जो लिस्ट है ये है 28 राज्यों की जो क्या करते हैं राज्यसभा में सीट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कहाँ से कितनी सीट आती है। जैसे हमारा है 18वें नंबर पर उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट राज्यसभा की 31 आती हैं, यानी कि लोकसभा से आती है 80 सीट और राज्यसभा से आती है 31 सीट। कहाँ से, यूपी में। तो इस प्रकार जब आप देखोगे 28 राज्यों की लिस्ट है, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो क्या करते हैं राज्यसभा के अंदर सीट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और कुल मिलाकर 233 सीट होती हैं। ये 233 सीट कहाँ से आ रही हैं, जल्दी से याद करो, 28 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से। जबकि हमारे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है, लेकिन 8 के 8 रिप्रेजेंट नहीं करते, केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो सीट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो एग्जामिनर वहाँ पर आपको कन्फ्यूज कर सकता है किसी भी तरीके से। देखो, जो यूपी के अंदर बार काउंसिल का इंटरव्यू चल रहा है उसमें इतने डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आती रहे। अगर आपसे एग्जामिनर कभी डीपली जाकर भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका भी आंसर आप बहुत अच्छे से दे सको। इसलिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। उन सभी को मैं यहाँ पर हल्के हल्के से आपको दिखाते जा रहा हूँ कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें पढ़ाने को बहुत सारी चीज़ें हैं। जब डिटेल से हम एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में, लेकिन बस अभी आपको हल्का सा स्लाइड्स के माध्यम से दिखाता चल रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट आपको इतनी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। इसको भारतीय संविधान के भाग 5 में
आर्टिकल 124 से 147 तक डिफाइन किया गया है। ऐसे ही जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को भाग 6 के अंतर्गत रखा गया है और ये 214 से 231 तक आता है। तो आपको इनके सभी के आर्टिकल्स याद करने हैं कि भाग 5 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, भाग 6 में क्या है, हाई कोर्ट। और हमारे यहाँ पर कितने भाग हैं, पार्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 22। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि भाग 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट आते हैं, भाग 4 के अंतर्गत क्या आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है, भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। तो इसी प्रकार जो भाग 5 है, भाग 5 के अंदर यूनियन अर्थात संघ है, संघ के अंदर जो संघ की न्यायपालिका है, पूरे केंद्र की न्यायपालिका है, उसको हम क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। और इसमें भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय आता है। ऐसे ही भाग 6 में हाई कोर्ट आता है जो कि 214 से 231 तक है। जैसा कि यहाँ पर इसके माध्यम से भी, स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक आते हैं और इसका पूरे देश में क्षेत्राधिकार होता है, यानी कि पूरे भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो क्या है, उच्चतम न्यायालय है। ऐसी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय कैसे होते हैं, जैसे कि आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेशंस कोर्ट्स देखते हो, वो सभी क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। उनको भी भाग 6 के अंतर्गत डिफाइन किया गया आर्टिकल 233 से 237 तक। तो जो हाई कोर्ट होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो राज्य स्तर पर होते हैं। राज्य स्तर पर क्यों होते हैं, जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा प्रत्येक राज्य का अपना अलग से हाई कोर्ट होता है। अगर उसका हाई कोर्ट नहीं है तो उसको किसी न किसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब किसी न किसी कोर्ट्स के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ऐसे ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, कहाँ पर, चंडीगढ़ में, उसके अंदर पंजाब का भी एरिया आता है, हरियाणा का भी देखता है और चंडीगढ़ का भी देखता है। दिल्ली हाई कोर्ट केवल दिल्ली का एरिया लगता है उसमें। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि कुछ तो ऐसे हैं राज्य जिनका अपना हाई कोर्ट है और कुछ राज्य ऐसे हैं कि जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, वो पंजाब का भी देखता है, चंडीगढ़ का भी देखता है और हरियाणा का भी देखता है। तो एक से अधिक राज्यों का भी क्या है, क्षेत्राधिकार एक ही हाई कोर्ट के पास में होता है। इस प्रकार से भी आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हमारे यहाँ पर कितने, 25 हाई कोर्ट्स हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि जब टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट 25 है लेकिन हमारे यहाँ पर राज्य कितने हैं, 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक हाई कोर्ट के पास में एक से ज़्यादा राज्यों का भी क्षेत्राधिकार है। ऐसे ही आप देखोगे जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट के पास में दोस्तों वेस्ट बंगाल का भी एरिया लगता है और साथ में जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप है उसका क्षेत्राधिकार भी कलकत्ता हाई कोर्ट के पास में है। ऐसे ही आप देखोगे जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में दोस्तों महाराष्ट्र का एरिया है, यानी कि MH, दादरा एंड नागर हवेली का भी एरिया है और दमन एंड दीव का भी एरिया इसी के पास में आता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि हाई कोर्ट की संख्या हमारे यहाँ पर कितनी है, कुल मिलाकर 25 है। और इसमें जो सबसे पहला हाई कोर्ट बनाए गए थे वो बनाए गए थे दोस्तों 1862 में। सबसे पहले बनाया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट, उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट और उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट। तो कुल मिलाकर ये 3 हाई कोर्ट ऐसे थे जिनको 1862 में बनाया गया। लेकिन जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसको दोस्तों 1866 में बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाया गया वो 1866 में बनाया गया और इसकी 2 खंडपीठ हैं, एक तो इलाहाबाद में ही है और दूसरी कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड कुछ बातें। जैसे हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जजेस की संख्या कुल मिलाकर कितनी है, 34 है। इसमें 34 में एक हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 क्या है, अन्य जजेस हैं। और वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप कहोगे जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना क्या है, हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन इनसे पहले कौन थे, तो आप कहोगे इनसे पहले DY चंद्रचूड़ जी थे। और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो संजीव खन्ना बने हैं तो ये 51 नंबर के हैं और DY चंद्रचूड़ कौन से थे, 50वें नंबर के थे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। मैंने अभी बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कहाँ पर की जाती है? आर्टिकल 124 में। और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कहाँ पर करते हैं? ये आर्टिकल 217 में। और इनका न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका कार्यकाल होता है 265 वर्ष की आयु तक, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है दोस्तों 62 वर्ष की आयु तक। अब इसमें पढ़ाने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बेसिक बातें आपको ये ध्यान रखनी है, यही बस हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला कोर्ट बनाया गया था वो कलकत्ता के अंदर बनाया गया था, और उसका नाम क्या था? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ये कब बनाया गया था? वर्ष 1773 में। वर्ष 1773 में हमारे यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उसके माध्यम से कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है सन 1773 में। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था दोस्तों सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ऐसे ही उसके बाद एक फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। कौन से? संघीय न्यायालय हम क्या कहते हैं? फेडरल कोर्ट कहते हैं। और इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। तो इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर मॉरिस ग्वेयर। ये कब बना था? 1 अक्टूबर 1937 को। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। और इसको किस नाम से जाना जाता था? संघीय न्यायालय के नाम से। ठीक इसके बाद भारत में इसी को इंटीग्रल स्ट्रक्चर के रूप में तब्दील कर दिया जाता है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर होती है दोस्तों? दिल्ली के अंदर। कब होती है? इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन होता है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। जिसके पहले जज कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या थे? चीफ जज थे। जैसे वर्तमान में हमारे 51 नंबर के कौन है? संजीव खन्ना जी हैं। ऐसे ही जो पहले जज थे वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। तो इस प्रकार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इंटरव्यू के टाइम पर पूछ सकता है कि हाँ भाई, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं, इनके बारे में बताओ। लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से पता लग चुकी है। लेकिन हाँ, फिर भी एक टॉपिक मैं आपको हल्का सा बताना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन से रिलेटेड यहाँ से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ पर अभी तक 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं, यानी कि संविधान संशोधन हो चुके हैं। इनमें से जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। जैसे कि दोस्तों एक है 103 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये किससे रिलेटेड था? ये था EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसमें जो जनरल अर्थात सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया। ऐसे ही जो 104 नंबर का हमने संविधान संशोधन अधिनियम देखा अभी, उसमें एंग्लो इंडियंस जो थे उनकी लोकसभा में जो 2 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन होता था उसको ख़त्म कर दिया। और दूसरा काम इसमें क्या हुआ? जो हमारे यहाँ पर SC और ST की लोकसभा और राज्यसभा में सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ा दिया गया। और कितने वर्षों के लिए? 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। अब ये कब तक हो गया? तो अब ये रहेगा 25 जनवरी 2030 तक, यानी कि 10 वर्षों के लिए बढ़ाया 25 जनवरी 2030 तक। तो 104 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था? वर्ष 2020 में नहीं किया गया था, इसको वर्ष 2019 में किया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 102 नंबर का। 102 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस के वर्ग से रिलेटेड है, यानी कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे संबंधित है। और इसमें आर्टिकल 338 बी को जोड़ा गया है। ऐसे ही जो 101 नंबर का संविधान संशोधन था दोस्तों, ये GST से रिलेटेड था, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे ही जो 100 नंबर का था वो क्या था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, यानी कि सीमा समझौते से रिलेटेड था। किससे था सीमा समझौता? बांग्लादेश और इंडिया का। भारत और बांग्लादेश का ये संविधान संशोधन आपको याद रखना है, क्योंकि अभी बांग्लादेश बॉर्डर पर टेंशंस क्रिएट हो रखी हैं। तो 100 नंबर का संविधान संशोधन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वर्ष 2015 में हुआ था। और किस गवर्नमेंट ने किया था? बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों 99 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम। ये हुआ था वर्ष 2014 में। और ये NJAC
यानी कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ट्रिपल स्टार कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। ये था जैसे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति होती है वो कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से होती है, तो उसको कहीं ना कहीं बंद करने के लिए इस संविधान संशोधन अधिनियम को लाया गया था कि जो जजेस की नियुक्ति होगी वो एनजेएसी यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा की जाएगी। लेकिन इसको हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। कब? वर्ष 2015 में। 16 अक्टूबर वर्ष 2015 में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है। जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं ये ब्रीच करता है, तोड़ता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, असंवैधानिक घोषित करते हैं। ये क्या था, एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट आपको याद रखना है, जैसे 61 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1989 में, और इसके माध्यम से जो वोट डालने की आयु होती थी वो पहले 21 वर्ष होती थी, लेकिन उसको घटाकर कितना कर दिया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है 73वें नंबर का और 74वें नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम था ये किससे रिलेटेड था। 73वां था पंचायत से रिलेटेड, और 74वें नंबर का 74 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड था। पंचायत 29 विषयों पर कानून बना सकती है और म्यूनिसिपैलिटी 18 विषयों पर कानून बना सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है 42वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके माध्यम से हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा बदलाव किए गए। जैसे कि आप देखोगे हमारी जो प्रियम्बल थी, प्रस्तावना थी, उसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन 3 शब्दों को 1976 में मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट ऐसे ही आप देखोगे जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक अधिकार, जो कि हमें हमारे संविधान के भाग 4A में देखने को मिलते हैं और आर्टिकल 51A में देखने को मिलते हैं। भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A में इनको परिभाषित किया गया है। कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 11 मूल कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा वर्ष 1976 में ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा होती हैं उनका कार्यकाल पहले 5 वर्ष होता था, लेकिन 1976 में मैडम इंदिरा गांधी जी ने उसका कार्यकाल भी चेंज कर दिया था। कितना? 6 साल। लेकिन फिर 2 साल बाद जनता पार्टी की सरकार आती है और उसके माध्यम से वो 44वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम करती है। कब? वर्ष 1978 में। इसके माध्यम से फिर से जो कार्यकाल 5 से 6 किया गया था, 1 साल बढ़ाया गया था, उसको फिर से कम कर दिया जाता है और फिर कितना हो गया था, दोबारा से 5 साल हो गया था। तो तब से अब तक हमारी लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना हो रहा है दोस्तों? 5 साल ही है। जैसे आपने देखा होगा 2019 से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा थी उसका कार्यकाल भी 6 साल था, लेकिन अब कितना हो चुका है? 5 साल हो चुका है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक और बताता हूँ आपको, जो हमारे यहाँ पर पहला संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। वो कब हुआ था दोस्तों? 1951 में, और उसके माध्यम से हमारे यहाँ पर 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था, यानी कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब आप जल्दी से रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी, लेकिन इनको 8 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 12 कर दिया गया। तो इसी प्रकार 9वीं को कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। जब 8 से 12 हुई तो किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया इनको। जैसे 9वीं को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के माध्यम से, ऐसे ही जो 10वीं अनुसूची थी उसको जोड़ा गया था दोस्तों। कब? 52 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। और ये कब हुआ था? 1985 में। किससे रिलेटेड था? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल निरोधक कानून था, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये किससे रिलेटेड थी? पंचायत से रिलेटेड थी। ऐसे ही 74 के द्वारा कौन सा जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची को। और ये किससे रिलेटेड थी? म्यूनिसिपैलिटी अर्थात नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत जो आप अपने यहाँ पर देखते हो, वो सभी 74वें संविधान संशोधन से रिलेटेड था। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लास्ट वाला 106 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों, इसको
वर्ष 2023 में किया गया। और इसके माध्यम से क्या हुआ, जो लोकसभा और विधानसभा है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। किसको? वुमेन को, अर्थात महिलाओं को। कहाँ पर? लोकसभा और विधानसभा में। लेकिन दोस्तों ये जो अधिनियम है अभी लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ? दोस्तों इसको लागू किया जाएगा जनगणना के बाद में। जब हमारे यहाँ पर जनगणना हो जाएगी उसके बाद में इस अधिनियम को लागू किया जाएगा, क्योंकि जनगणना के बाद में इन सभी का परिसीमन किया जाएगा और फिर सीट्स का निर्धारण किया जाएगा कि भाई किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो लास्ट टाइम जनगणना हुई थी बस वो 2011 में हुई थी। उसके बाद वर्ष 2021 में होनी थी, क्योंकि 10 साल के निरंतर अंतराल पर हमारे यहाँ पर जनगणना होती है। लेकिन 2021 में कोविड पैंडेमिक की वजह से वो जनगणना नहीं हो पाई। आगे आने वाले समय में जब भी जनगणना होगी तब इस आरक्षण को लागू किया जाएगा। किसके लिए? महिलाओं के लिए। कहाँ पर? लोकसभा और विधानसभा में। तो देखो ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जो कि बीइंग ए लॉ स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए और आपका संविधान में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बनेगा। अभी हमने ये ऊपर से जाना है इन सभी चीज़ों को, बाकी डिटेल में भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पॉलिटी को, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।